नमस्कार, आप देख रहे हैं धी टीवी। मैं हूं आपके साथ ममता और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए इंडिया दिस वीक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। खबरों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार का एक और कदम, उन्नत भारत अभियान योजना प्रगति से संबंधित हुई समीक्षा बैठक। अब सभी HEI को कम से कम 5 गांवों को अपनाना जरूरी। भारत ने इस्लामिक देशों के समूह OIC को जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी के लिए लताड़ा। कहा, ये अनुचित आंतरिक मामलों में ना दे दखल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनके वियतनामी समकक्ष के बीच हुई हाइड्रोग्राफी क्रियान्वयन समझौता। बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक दोस्ती और साझेदारी के तरीकों के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा की गई। भारत सरकार ने कोविड वैक्सीन के विकास के लिए मिशन कोविड सुरक्षा का किया शुभारंभ। ये मिशन प्री क्लिनिकल चरण के साथ साथ क्लिनिकल विकास तक विनिर्माण और नियामक सुविधा के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीन विकास के अंत तक ध्यान केंद्रित करता है। AI ने प्रौद्योगिकी नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु में एक AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का किया सफल परीक्षण। ऐसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का करता है उत्पादन जिसे विमान, जहाज, पनडुब्बियों या भूक्षेत्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा सकता है। ड्रग्स के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ आए भारत और अमेरिका। दोनों देशों ने इस मामले में किया एक अहम करार। और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी की विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020। भारत में मलेरिया के मामलों में आई कमी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि देश में बहुत से ऐसे गांव हैं जो आज भी विकसित नहीं हैं और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए भी। इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने उन्नत भारत अभियान योजना को शुरू किया। इस योजना के जरिए ग्रामीणों को शिक्षा प्रदान करना और गांवों को विकसित करना है। वहीं हाल ही में इसको आगे की ओर बढ़ाते हुए एक समीक्षा बैठक हुई। आइए रिपोर्ट में जानते हैं उन्नत भारत अभियान से जुड़ी बातें। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारें समय समय पर नई योजनाएं आरंभ करती रहती हैं। हाल ही में उन्नत भारत अभियान योजना यानी UBA की प्रगति से संबंधित एक समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सभी गांवों के बीच 3 से 5 सामान्य मुद्दों की पहचान करने, जिनमें से कुछ स्थानीय मुद्दों पर आधारित हो, इस बात पर जोर दिया। साथ ही अधिक से अधिक गांवों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों की संख्या को बढ़ाने के प्रयास पर भी अपनी बात रखी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि UBA का उपयोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में स्कूल के शिक्षकों को संवेदनशील बनाने में किया जाना चाहिए। साथ ही एक पोर्टल की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया जो विभिन्न संस्थानों के लिए एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। साथ ही राज्यवार अध्ययन कर UBA के तहत निर्धारित मापदंडों जैसे कि साक्षरता में सुधार, स्वास्थ्य सेवा आदि के बारे में लक्ष्य निर्धारित करे, इस बात पर भी जोर दिया गया। एक नजर उन्नत भारत अभियान पर। इस अभियान की औपचारिक शुरुआत साल 2014 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य 5 गांवों के एक समूह के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों यानी HEI को जोड़ना है, ताकि ये संस्थान अपने ज्ञान के आधार पर इन ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक बेहतरी में योगदान दे सके। इसमें गांवों के समग्र विकास के लिए 2 प्रमुख डोमेन शामिल हैं, मानव विकास और वस्तुगत यानी आर्थिक विकास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली को UBI योजना के लिए राष्ट्रीय समन्वय संस्थान यानी नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट NCI के रूप में नामित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के मुद्दों की पहचान करने के लिए HEI के संकाय और छात्रों को संलग्न करना और उन मुद्दों का स्थायी समाधान खोजना,
साथ ही मौजूदा नवीन तकनीकों को पहचानना और उनका चयन करना, प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन को सक्षम करना या लोगों के जरूरत के अनुसार नवीन समाधानों के लिए कार्यान्वयन विधियों को विकसित करना। वहीं HEI को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के सुचारू कार्यान्वयन के लिए विकासशील प्रणालियों में योगदान की अनुमति देना। इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्नत भारत अभियान को लॉन्च किया गया। चलिए एक नजर डालते हैं उन्नत भारत अभियान 2.0 पर। उन्नत भारत अभियान 2.0 उन्नत भारत अभियान 1.0 का उन्नत संस्करण है। इसे साल 2018 में शुरू किया गया था। UBA 1.0 एक प्रकार से निमंत्रण मोड था, जिसमें भाग लेने वाले संस्थानों को का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया गया था, जबकि UBA 2.0 उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का चुनौती मोड है। यहाँ सभी HEI को कम से कम 5 गांवों को अपनाना आवश्यक है। वहीं बताते चलें, वर्तमान में UBA 2.0 मोड चल रहा है। वहीं इस्लामिक सहयोग संगठन के प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर के जिक्र पर भारत ने नाराजगी जाहिर की है। भारत ने इसे अनुचित करार देते हुए OIC को देश के आंतरिक मसलों में दखल न देने की सलाह दी है। हाल ही में भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC द्वारा अपनी कश्मीर नीति आलोचना को दृढ़ता से खारिज किया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि नाइजर गणराज्य के नियामी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन के 47वें CMF यानी विदेश मंत्रियों की परिषद सत्र में कश्मीर से संबंधित पेश किए गए प्रस्तावों को सिरे से खारिज करते हैं। वहीं भारत अपनी कश्मीर नीति के संबंध में तथ्यात्मक रूप से गलत और अनुचित संदर्भों को दृढ़ता से और स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर परोक्ष प्रहार करते हुए कहा कि ये अफसोसजनक है कि इस्लामिक सहयोग संगठन खुद को एक देश द्वारा उपयोग करने की अनुमति देता है, जिसका खुद धार्मिक सहिष्णुता, कट्टरपंथ और अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न पर खराब रिकॉर्ड है। वहीं भारत का कहना है कि हमने हमेशा ये सुनिश्चित किया है कि OIC के पास भारत और जम्मू कश्मीर के मामले में दखल की कोई स्थिति नहीं है। भारत भविष्य में OIC के इस तरह के संदर्भ बनाने से परहेज करने की दृढ़ता से सलाह देता है। एक नजर इस्लामिक सहयोग संगठन पर। इस्लामिक सहयोग संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC की स्थापना 1969 को रबात में हुई थी। इस्लामिक सहयोग संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। मौजूदा समय में इस्लामिक सहयोग संगठन में 57 सदस्य देश हैं। इसमें अधिकतर देश मुस्लिम हैं। बताते चलें, इस्लामिक सहयोग संगठन का पहले नाम इस्लामिक देशों का संगठन था। OIC मुस्लिम दुनिया की आवाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। OIC का मुख्यालय सऊदी अरब के जेदा में है। बताते चलें, OIC में शामिल होने के लिए किसी भी देश को मुस्लिम बाहुल्य देश होना जरूरी होता है। बताते चलें, OIC में कम मुस्लिम आबादी वाले देशों को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया जाता है। हालांकि इंडोनेशिया और पाकिस्तान के बाद तीसरा सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश भारत को OIC में पर्यवेक्षक का दर्जा नहीं मिला हुआ है, जबकि रूस, थाईलैंड जैसे कम मुस्लिम आबादी वाले देशों को OIC पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है। अगर भारत इस संगठन में शामिल होता है तो उसकी पश्चिम एशिया में पकड़ मजबूत होगी। OIC में UAE और सऊदी अरब देश मुख्य भूमिका में हैं। भारत और वियतनाम ने हाल ही में हाइड्रोग्राफी पर क्रियान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किए। करार पर हस्ताक्षर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम की रक्षा मंत्री जनरल नगो शुआन लिच ने बीच वर्चुअल बैठक के दौरान किए गए। पिछले महीने 27 नवंबर को भारत और वियतनाम के बीच व्यापक रणनीतिक दोस्ती और साझेदारी के तरीकों के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए द्विपक्षीय आभासी बैठक हुई, जिसमें वियतनामी समकक्ष जनरल नगो हुआन लिच के साथ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। रक्षा मंत्री ने ट्विटर पर इस बैठक के बारे में जानकारी देते हुए ये कहा कि भारत और वियतनाम के बीच रक्षा सहयोग में काफी विस्तार हुआ है। उन्होंने इस आभासी द्विपक्षीय मुलाकात के दौरान
दौरान अपने वियतनामी समकक्ष के साथ विभिन्न मुद्दों पर उपयोगी बातचीत के बारे में भी अपनी इस ट्वीट में जानकारी साझा की। इस द्विपक्षीय आभासी बैठक के दौरान भारत और वियतनाम के रक्षा मंत्री की उपस्थिति में हाइड्रोग्राफी के कार्यान्वयन समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्री के कार्यालय द्वारा ट्विटर पर यह खबर साझा की गई, जबकि इस बात का भी उल्लेख किया गया कि बीते सालों में दोनों राष्ट्रों के बीच सहयोग में काफी विस्तार हुआ है। एक नजर भारत और वियतनाम के आपसी संबंध पर। भले ही भारत और वियतनाम के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध दूसरी शताब्दी से शुरू हुए थे, लेकिन साल 1992 से ही इन दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक संबंध स्थापित किए, जिसमें कृषि, तेल की खोज और विनिर्माण शामिल है। भारत और वियतनाम के बीच संबंधों, विशेष रूप से रक्षा संबंधों को भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी यानी पूर्व की ओर देखो नीति से काफी लाभ हुआ है। भारत और वियतनाम के बीच बढ़े हुए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग में खुफिया जानकारी साझा करना, सैन्य उपकरणों की बिक्री, विद्रोह की प्रति कार्रवाई का प्रशिक्षण और संयुक्त नौसेना अभ्यास के साथ साथ जंगल युद्ध में प्रशिक्षण भी शामिल है। भारतीय सेना ने नियमित रूप से वियतनामी समुद्रों की सद्भावना यात्राओं के लिए अपने युद्धपोतों को तैनात किया है। हाइड्रोग्राफी से जुड़ी बातें। हाइड्रोग्राफी के अंतर्गत महासागरों, समुद्रों, तटीय क्षेत्रों, झीलों और नदियों आदि को मापने के साथ साथ आगामी समय में इनमें आने वाले विभिन्न परिवर्तनों की व्याख्या भी की जाती है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के अभाव में जहाजों या मछली पकड़ने वाले नौकाओं के लिए नेविगेशन काफी कठिन हो जाता है। आपको बता दें, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मोनाक स्थित अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन की पहल पर प्रत्येक साल 21 जून को मनाया जाता है। ये दिवस सबसे पहले साल 2006 में आयोजित किया गया था। वहीं देश में कोविड-19 के टीके के विकास की प्रक्रिया को तेज करने और इसके सुरक्षित और प्रभावी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार ने मिशन कोविड सुरक्षा का प्रस्ताव तैयार किया है। आइए रिपोर्ट में जानते हैं इससे जुड़ी बातों को। केंद्र सरकार ने लगभग 5 से 6 कोविड-19 वैक्सीन के विकास को सुगम बनाने के लिए मिशन कोविड सुरक्षा का शुभारंभ किया है। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीबीटी के मुताबिक इससे ये भी सुनिश्चित होगा कि विभिन्न वैक्सीन को बाजार में पेश करने और लाइसेंस देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। डीबीटी ने बताया कि ये मिशन प्री क्लिनिकल चरण के साथ साथ क्लिनिकल विकास तक विनिर्माण और नियामक सुविधा के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीन विकास के अंत तक ध्यान केंद्रित करता है। गौरतलब हो कि इससे पहले नवंबर 2020 में भारत सरकार ने मिशन कोविड सुरक्षा भारतीय कोविड-19 वैक्सीन विकास मिशन के लिए 900 करोड़ रुपए के तीसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। ये मिशन कोविड-19 वैक्सीन के विकास में तेजी लाने में मदद करेगा। इससे पहले डीबीटी ने कोविड वैक्सीन के विकास के साथ साथ कोविड से संबंधित अन्य समाधानों के लिए भी विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणा की थी, लेकिन ये मिशन विशुद्ध रूप से वैक्सीन विकास के लिए समर्पित होगा। जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उद्योग और शिक्षा क्षेत्र में अब तक कुल 10 वैक्सीन का समर्थन किया गया है। अब तक 5 वैक्सीन प्रतिद्वंदी मानव परीक्षणों के दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें उन्नत पूर्व नैदानिक चरणों में कम से कम 3 अन्य वैक्सीन के साथ रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 भी शामिल है। मिशन कोविड सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य ऐसे वैक्सीन प्रतिद्वंदियों को पूर्ण नैदानिक और नैदानिक विकास के साथ साथ लाइसेंस उपलब्ध करवाना जो नैदानिक चरणों में है या फिर विकास के नैदानिक चरणों में प्रवेश करने के लिए तैयार है। इस मिशन का उद्देश्य नैदानिक परीक्षण स्थल स्थापित करना भी होगा। ये केंद्रीय प्रयोगशालाओं, मौजूदा प्रतिरक्षा प्रयोगशालाओं के साथ साथ उत्पादन अध्ययन और पशु अध्ययन के लिए उपयुक्त सुविधाओं को मजबूत करेगा। इसी तरह ये मिशन वैक्सीन विकास के समर्थन के लिए अन्य परीक्षण सुविधाओं को भी मजबूत करेगा। इसका प्रमुख भाग एक उपयुक्त लक्ष्य उत्पाद प्रोफाइल का विकास करना होगा ताकि इस मिशन के माध्यम से पेश किए जाने वाले वैक्सीन में ऐसी विशेषताएं हो जो भारत के लोगों पर अपना सकारात्मक प्रभाव दिखा सके। वहीं बेंगलुरु में स्थापित किए गए एआई एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क
आर्ट पार्क स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, बुनियादी ढांचे, कृषि, खुदरा कारोबार और साइबर सुरक्षा में भारत की अनोखी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए महत्वाकांक्षी मिशन मोड की R&D परियोजनाओं को लागू करके सामाजिक प्रभाव को बढ़ाने वाली AI और रोबोटिक्स प्रौद्योगिकी के नए प्रयोगों को प्रोत्साहित करेगा। आइए रिपोर्ट में जानते हैं क्या है आर्ट पार्क। हाल ही में बेंगलुरु में एक AI एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजीज पार्क यानी आर्ट पार्क स्थापित किया गया है। आर्ट पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में प्रौद्योगिकी नवाचारों को बढ़ावा देगा, जिनके कई सामाजिक प्रभाव हैं। ये भारतीय विज्ञान संस्थान और AI फाउंड्री की संयुक्त पहल है। भारतीय विज्ञान संस्थान द्वारा बेंगलुरु में स्थापित AI इंडिया और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क सार्वजनिक निजी मॉडल पर आधारित है। बताते चलें, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने AI इंडिया और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क के लिए 170 करोड़ रुपए दिए हैं। ये राशि नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम के तहत दी गई है। आर्ट पार्क एक प्रमुख शोध अनुवाद पार्क है, जिसमें एक वैश्विक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र शामिल है। AI इंडिया और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजीज पार्क कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स के क्षेत्र में छात्रों और पेशेवरों के लिए उन्नत कौशल परीक्षण के साथ ही एक क्षमता निर्माण का कार्य भी करेगा। ये सभी के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने और AI जागरूकता और शिक्षा की पहुंच में सुधार करना चाहता है। इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन यानी NMICPS। ये राष्ट्रीय मिशन साइबर फिजिकल सिस्टम यानी CPS प्रौद्योगिकियों के लिए एक मजबूत नींव और एक सहज पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ये ज्ञान सृजन, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और उत्पाद विकास को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रयासों को समन्वित और एकीकृत करता है। क्या है साइबर फिजिकल सिस्टम यानी CPS? CPS इंजीनियर सिस्टम का एक नया वर्ग है। ये एक गतिशील वातावरण में संगणना और भौतिक प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है। CPS साइबरनेटिक्स, मेट्रोनिक्स, डिजाइन और एम्बेडेड सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT, बिग डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को पूरा करता है। एक नजर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक कंप्यूटर अपने प्रोग्राम में दिए जा रहे निर्देशों को समझने के बाद उन्हें संरक्षित करता है और उनके आधार पर भविष्य की जरूरतों को समझते हुए निर्णय लेता है। LOC पर जारी तनाव के बीच भारत अपनी ताकत बढ़ाने में जोर शोर से जुटा है। पिछले 3 महीनों से एक के बाद एक कई क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है। इसी बीच हाल ही में भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन का सफल परीक्षण किया। भारतीय नौसेना ने बीते 1 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अधिकारियों के अनुसार ये परीक्षण एक ऐसी परीक्षण श्रृंखला का हिस्सा था जो भारत की तीनों सेनाओं द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें, ब्रह्मोस मिसाइल का इसी तरह का एक परीक्षण भारतीय नौसेना द्वारा अक्टूबर 2020 में अरब सागर में किया गया था। आपको बता दें, ब्रह्मोस एरोस्पेस का संचालन भारत रूसी सहयोग से हो रहा है। ये ऐसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है जिसे विमान, जहाज, पनडुब्बियों या भूक्षेत्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुनिया में अपनी किस्म का सबसे तेज ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। DRDO ने हाल ही में इस मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता को मौजूदा 298 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया है। आपको बता दें, 300 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज वाली इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप वर्जन में अपने लक्ष्य जहाज को इस परीक्षण में सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया था। इस मिसाइल का लक्ष्य बंगाल की खाड़ी में कार निकोबार द्वीप समूह के पास तैनात किया गया था। बताते चलें, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित की गई इस मिसाइल को भारतीय नौसेना के INS रणविजय द्वारा लॉन्च किया गया था। गौरतलब हो कि बीते महीने नवंबर में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक लैंड अटैक वर्जन का
परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में किया गया था, जो कि सफल रहा था। ब्रह्मोस मिसाइल के लैंड अटैक वर्जन की मारक क्षमता जो पहले 290 किलोमीटर थी, वो भी 400 किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है। वहीं भारत ने एक एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का परीक्षण भी किया है, जिसे साल 2022 तक सेना में शामिल किया जा सकता है। वहीं 30 अक्टूबर 2020 को भारतीय वायुसेना ने बंगाल की खाड़ी में एक सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का परीक्षण किया था। बताते चलें, भारतीय वायुसेना 40 से ज्यादा सुखोई लड़ाकू जेट्स पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को तैनात कर रही है, जिसका उद्देश्य बल की समग्र लड़ाकू क्षमता को बढ़ाना है। वहीं भारत और अमेरिका ने संयुक्त वक्तव्य में नशीली दवाओं के उपचार और जागरूकता के खिलाफ एक दूसरे के सहयोग और सहायता के लिए सहमति व्यक्त की और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई और समन्वय के लिए क्षेत्रों की पहचान की गई है। अब ऐसा लगता है भारत और अमेरिका ड्रग्स के खिलाफ एकजुट होकर तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब हो, पिछले महीने 24 नवंबर को काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप यानी CNWG की उद्घाटन बैठक हुई। इस बैठक के दौरान दोनों देशों यानी भारत और अमेरिका ने दवाओं और रसायनों के उत्पादन, वितरण, निर्यात, आयात का संचालन करने के लिए अपने डेटा साझाकरण संचालन को बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की। वहीं भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के उप महानिदेशक सचिन जैन ने किया, जबकि अमेरिका के पक्ष से नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी के सहायक निदेशक कैंप चेस्टर ने व्हाइट हाउस कार्यालय का नेतृत्व किया। दोनों पक्षों ने संयुक्त कार्रवाई के लिए क्षेत्रों की पहचान की और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने करीबी समन्वय को जारी रखने का संकल्प लिया। प्रतिभागियों ने अपने अपने देशों के नियमों और विनियमों के अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के अपने प्रयासों पर प्रकाश डाला और सिंथेटिक ओपियोइड और अग्रदूत रसायनों का मुकाबला करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का प्रस्ताव दिया। आपको बता दें, नशीली दवाओं से संबंधित कानूनों में 1985 का नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ यानी NDPS एक्ट और 1988 का नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी की रोकथाम शामिल है। NDPS अधिनियम के अनुसार नशीली दवाओं या मादक पदार्थों का उत्पादन या निर्माण या खेती, परिवहन, उपयोग, बिक्री, खरीद इत्यादि अवैध है। और वहीं हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने मलेरिया के मामलों में कमी लाने के काम में प्रभावी प्रगति की है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट गणितीय अनुमानों के आधार पर दुनिया भर में मलेरिया के अनुमानित मामलों के बारे में आंकड़े जारी करती है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत इस बीमारी से प्रभावित ऐसा अकेला देश है जहां 2018 के मुकाबले 2019 में इस बीमारी के मामलों में 17.6% की कमी दर्ज की गई है। तो चलिए इस रिपोर्ट में नजर डालते हैं विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 पर। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के मुताबिक भारत में साल 2020 में अक्टूबर महीने तक मलेरिया के कुल 1,57,284 मामले दर्ज हुए हैं, जो कि 2019 की इसी अवधि में दर्ज 2,86,091 मामलों की तुलना में 45.02% की गिरावट को दर्शाता है। भारत ने मलेरिया के क्षेत्रवार मामलों में सबसे बड़ी गिरावट लाने में भी योगदान किया है। ये 20 मिलियन से घटकर करीब 6 मिलियन पर आ गई है। साल 2000 से 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 71.8% की गिरावट और मौत के मामलों में 73.9% की गिरावट आई है। भारत ने साल 2000 और 2019 के बीच मलेरिया के रोगियों की संख्या में 83.34% की कमी और इस रोग से होने वाली मौतों के मामलों में 92% की गिरावट लाने में सफलता हासिल की है और इस तरह सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों में से
छठे लक्ष्य यानी साल 2000 से 2019 के बीच मलेरिया के मामलों में 50 से 75% की गिरावट लाना इसको हासिल कर लिया है। साल 2019 में ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय और मध्य प्रदेश राज्यों में मलेरिया के कुल मामलों के करीब 45.47% मामले दर्ज हुए। भारत के कुल 3,38,494 मामलों में से 1,53,909 मामले इसके अलावा फेल्सीपेरम मलेरिया के भारत भर में दर्ज कुल 1,56,940 मामलों में से 1,10,708 मामले इन राज्यों में दर्ज हुए, जो कि कुल मामलों का 70.54% है। इन्हीं राज्यों से हर 77 में से 49 मौतें भी दर्ज हुई। भारत में मुख्यतः मलेरिया के लिए 2 प्रकार के परजीवी जिम्मेदार हैं, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम एवं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। मलेरिया के अधिकांश मामलों की सूचना देश के पूर्वी और मध्य भागों से प्राप्त हुई है और उन राज्यों से प्राप्त हुई जहां वन, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र हैं। इन राज्यों में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कुछ उत्तर पूर्वी राज्य जैसे कि त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम शामिल हैं। हालांकि जलवायु परिवर्तन से मलेरिया के मामलों में तेजी आई है। वहीं मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार के प्रयास पर नजर डालते हैं। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम यानी NMCP 1953 में NMCP कार्यक्रम शुरू किया गया, जो बाहर एवं घरों के भीतर DDT का छिड़काव करने पर केंद्रित था। दूसरा, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम यानी NMEP 1958 में NMEP कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तीसरा, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम निदेशालय यानी NVBDCP भारत में मलेरिया और अन्य VBDS यानी डेंगू, लिम्फेटिक फाइलेरिया, काला अजार, जापानी एन्सेफेलाइटिस और चिकनगुनिया सहित वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी है। वहीं मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क भारत सरकार ने फरवरी 2016 में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क 2016 से 2030 अपनाया गया। साल 2016 में भारत ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम भी लॉन्च किया है। भारत ने 2030 तक मलेरिया के जड़ से खात्मे का लक्ष्य रखा है। मलेरिया के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना WHO के साथ जुलाई 2017 में मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2017-2022 की शुरुआत की गई। इसके अनुसार साल 2027 तक भारत को मलेरिया मुक्त किया जाना है। तो चलिए अब फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। असम के स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में ये बताया कि राज्य सरकार विवाह में अधिक पारदर्शिता के लिए कानून लाने का विचार कर रही है। ये कानून दूल्हा और दुल्हन दोनों के लिए उनकी जरूरी जानकारी जैसे कि उनके धर्म और आय के स्रोत का खुलासा करना आवश्यक बनाएगा। उन्होंने आगे ये कहा कि उनके राज्य का नया विवाह कानून उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य में लागू कानूनों से अलग होगा और मुख्य रूप से महिलाओं को सशक्त करेगा। इस कानून के माध्यम से पति और पत्नी के बीच पूरी पारदर्शिता आएगी। हिमंत बिस्वा शर्मा ने आगे ये कहा कि उनकी सरकार ने इस कानून का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया है। असम राज्य का ये विवाह कानून प्रेम विवाह के साथ साथ सामान्य विवाह के लिए भी अनिवार्य होगा। उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग ने कालाडूंगी नैनीताल राजमार्ग पर राज्य का पहला इको ब्रिज बनाया गया है। 90 फीट लंबे और 5 फीट चौड़े पुल का निर्माण सरीसृप और छोटे जानवरों जैसे कि सांप, गिलहरी, मॉनिटर छिपकलियां को सड़क पार करते समय होने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए किया गया है। बांस, जूट और घास से बनी 90 फुट लंबी संरचना 10 दिनों में स्थानीय ठेकेदारों द्वारा कालाडूंगी नैनीताल राजमार्ग पर बनाई गई है। पुल के निर्माण में 2 लाख रुपए लागत आई है। आपको बता दें 5 फुट चौड़ा 40 फुट ऊंचा ये पुल 3 वयस्क मनुष्यों का वजन उठा सकता है। वहीं वन अधिकारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल तेंदुओं द्वारा भी किया जाएगा। हाईवे नैनीताल का मुख्य मार्ग है और इसका उपयोग खासकर पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में वाहनों द्वारा किया जाता है। भारत में कृषि सुधारों के लिए एक बड़े कदम के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने 8 जुलाई 2020 को नई केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को मंजूरी दी थी। ये योजना सीमित समय अवधि के साथ साथ
ऋण वितरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के साथ मंजूर की गई है। भारत सरकार ने बजटीय सहायता के तौर पर इस योजना के लिए कुल नगद प्रवाह 10,736 करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से कृषि और कृषि प्रसंस्करण के लिए औपचारिक ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के कई अवसर पैदा होने की उम्मीद है। कर्नाटक में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय और भारतीय स्टेट बैंक ने जल संभर विकास और जनजातीय विकास परियोजनाओं के लाभार्थियों को रियायती दरों पर वित्तीय सुविधा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के अंतर्गत स्टेट बैंक को स्वयं सहायता समूह को डीजीकृत और राज्य भर में ई शक्ति पोर्टल पर आंकड़े अपलोड करेगा। इसका लक्ष्य कर्नाटक के 28 जिलों में 260 किसान संगठनों के 45,000 लाभार्थियों की सहायता करना है। इसमें स्वयं सहायता समूह और संयुक्त उत्तरदायी समूह के 8,500 लाभार्थियों को भी शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई अवस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बीते महीने 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन राजमार्गों की कुल लंबाई 500 किलोमीटर से ज्यादा है और लागत 7,477 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी सरकार को सभी टोल प्लाजा समझौतों पर स्टैंप ड्यूटी से छूट देने के लिए कहा है और इसके साथ ही यूपी में राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित करने के लिए भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए भी कहा है, जो भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एक बड़ी बाधा बनी रही है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने देहरादून में उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 5 स्टार ग्रामीण डाक योजना की शुरुआत की। ये योजना देश के ग्रामीण क्षेत्रों में डाक योजनाओं की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके 3 प्रमुख घटक हैं: उत्पाद और सेवा की उपलब्धता, उत्पाद और सेवा प्रचार, उत्पाद और सेवा विपणन। उत्तराखंड के 5 स्टार विलेज स्कीम में बचत बैंक खाते, सुकन्या समृद्धि खाते, आवर्ती जमा खाते, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक खाते, ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी, डाक जीवन बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाएं शामिल हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के तौर पर चुना गया है। इस शब्द ने पहले स्थान पर आने के लिए लॉकडाउन और महामारी जैसे अन्य शब्दों को हरा दिया है। नवीनतम डाटा में प्रदर्शित होने के बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी में क्वारंटाइन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। ये नवंबर के शुरू में समग्र व्यूज 1,83,000 से ज्यादा के लिए और सर्च स्पाइक्स 28,545 के तौर पर शीर्ष 5 में रैंक करने वाला एकमात्र शब्द था। इस शब्द ने मार्च 18 से 24 2020 सप्ताह में सर्चेस में सबसे अधिक उछाल दिखाया, जब दुनिया भर के कई देशों ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर लॉकडाउन की घोषणा की थी। कैम्ब्रिज डिक्शनरी अंग्रेजी सीखने के लिए दुनिया की शीर्ष शब्दकोश वेबसाइट है। ये शब्दकोश न केवल ये दिखाता है कि वास्तविक दुनिया के संदर्भों में कैसे विभिन्न शब्दों का उपयोग किया जाता है, बल्कि उन शब्दों की परिभाषा भी इस डिक्शनरी में दी जाती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाल ने बीते महीने 28 नवंबर को ये सूचित किया कि ऐसे संकेत मिले हैं कि सरकार जुलाई 2021 तक कोविशील्ड वैक्सीन की 300 से 400 मिलियन खुराक खरीद सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वैश्विक फार्मा दिग्गज एस्ट्रोजेनेका के साथ कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के लिए साझेदारी की है। इस वैक्सीन के वितरण के सवाल पर SII के प्रमुख ने ये जवाब दिया कि कंपनी की प्राथमिकता भारत और कोवैक्स देश है। ये वैक्सीन शुरू में भारत में और फिर विभिन्न कोवैक्स देशों में वितरित की जाएगी, जो मुख्य रूप से अफ्रीका में है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की सरयू नदी में पहली बार ऐसी लग्जरी क्रूज
सेवा शुरू होगी। सरयू नदी पर अपनी तरह की ये पहली क्रूज सेवा लोकप्रिय घाटों से गुजरेगी और यात्रियों को अनोखा अनुभव प्रदान करेगी। इस क्रूज में सभी लग्जरी सुविधाओं के साथ साथ अनिवार्य सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाएगा। ये क्रूज सेवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा मानकों के अनुरूप होगी। क्रूज की आंतरिक सज्जा रामचरितमानस पर आधारित होगी। क्रूज 1 से सवा घंटे में 15 से 16 किलोमीटर की यात्रा करेगा। इस क्रूज पर भगवान राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक के कालखंड पर फिल्म भी दिखाई जाएगी। असम में 3 दिसंबर से शुरू हुई अरुणोदय योजना। इसके तहत राज्य के 18 लाख से अधिक परिवारों में से प्रत्येक के खाते में हर महीने कम से कम 830 रुपए जमा किए जाएंगे। असम में लागू की जाने वाली इस प्रकार की ये अब तक की सबसे बड़ी योजना है। वहीं आपको बता दें, इससे महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी क्योंकि ये राशि परिवार की महिला सदस्य के खाते में जमा की जाएगी। वहीं महीने के अंतिम सप्ताह में लाभार्थियों के खाते में ये धनराशि जमा की जाएगी। आपको बता दें, असम सरकार में जवाहर रोजगार योजना, स्वदेश दर्शन योजना, खादी ग्रामोदय विकास योजना, रोजगार मुक्त गांव योजना यानी KGVYRYG, असम किसान कर्ज माफी योजना 2019, निक्षय पोषण योजना 2019 आदि योजनाएं चलाई जा रही हैं। RBI द्वारा नवंबर महीने के लिए जारी हालिया मासिक बुलेटिन के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 8.6% का संकुचन दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ इतिहास में पहली बार भारत में तकनीकी मंदी आ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI द्वारा पूर्वानुमान अथवा फोरकास्ट जारी किया जाता है, लेकिन रिजर्व बैंक ने पहली बार आधुनिक प्रणाली का उपयोग कर नाउकास्ट जारी किया है, जिसमें एकदम निकट भविष्य में अर्थव्यवस्था की स्थिति की बात की गई है। इस तरह नाउकास्ट में एक प्रकार से वर्तमान की ही बात की जाती है। तो ये थी इस हफ्ते की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।